जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है लेविना रेजिडेंट न्यूज से और उनके साथ हम बात करेंगे बांग्लादेश की तरफ से जो भारत को लेके एक वर्बल जंग स्टार्ट है और नॉट ओनली वर्बल बल्कि हम देख रहे हैं कि काफी समय से भारत और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत के लगातार टारगेट होते हुए हम देख रहे हैं। चाहे हम ये जो नई पार्टी है नेशनल सिटीजन्स पार्टी और उसके जो लीडर हसरत अब्दुल्ला उनका रीसेंट स्टेटमेंट हो या उससे पहले हमने देखा जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने जब पाकिस्तानी आर्मी जनरल को रिसीव किया था उस समय भी उन्होंने दिखाया था हमारे नॉर्थ ईस्ट को अपना हिस्सा दिखाया। तो इस तरह का जो वायलेशन है वो या फिर हम ये कहें कि उकसावा लगातार बांग्लादेश की ओर से हम देख रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को और बांग्लादेश एक्चुअली करना क्या चाह रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। देवीना, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच एम्बर। आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि बांग्लादेश इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका एक अच्छा एग्जांपल ये था कि पाकिस्तान को इन्होंने जो मोमेंटो दिया उसमें सेवन सिस्टर्स को दिखाया और इंडिया में और उसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश को बताया भी कि दिस डिड नॉट गो डाउन वेल। उसके बाद क्या किया, एक हफ्ते बाद तुर्की के साथ उन्होंने वही किया। दे डिड द सेम थिंग अगेन। तो दैट मीन्स एक इंटेंशनल प्रोवोकेशन वो कर रहे हैं। इसका यही हो सकता है या फिर तो दे आर एक्सपेक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट बाय पाकिस्तान एंड तुर्की एंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको एक तरीके से बढ़ावा देना, क्योंकि बांग्लादेश मैं देख रही थी बहुत पहले से इंडिया के इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। अभी दो बैक टू बैक वीडियोस आई हैं। पिछले 2 हफ्ते पहले एक यूएनएलएफ नाम की एक ग्रुप है, वो मणिपुरी ग्रुप है, उनका वीडियो आया था। कुछ दिन पहले पीएलए मणिपुर ने ड्रोन अटैक किए थे इंडियन असम राइफल्स के ऊपर और हमारे 4 सोल्जर्स घायल भी हुए थे। इन सारी ग्रुप्स को, इंसर्जेंट ग्रुप्स को बांग्लादेश में जगह मिलती है। पीएलए मणिपुर के 5 कैंप बांग्लादेश में है। यूएनएलएफ जो है वो बांग्लादेश में आईएसआई उनको ट्रेन करती थी। ये पुरानी बात है, 70s एंड उस टाइम की बात है, लेकिन पॉइंट यही है कि वो जगह हमेशा से हमारे अगेंस्ट यूज होती रही है। इसके बाद मेरे को याद है कंबोडिया में कंबोडिया का जो ब्लैक गन्स का जो ब्लैक मार्केट था ना, आई थिंक वहां पे जब पॉलिटिकल टर्मोइल हुई थी तो वहां के जो गन्स थे आईएसआई ने क्या किया, उनको लेके हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को प्रोवाइड करते थे वो थ्रू बांग्लादेश। तो वो जो ड्रग्स डीलर्स हैं वही वेपन्स भी स्मगल करते हैं, उनके थ्रू आईएसआई ने ये पूरा नेटवर्क ही किया। ऑफ कोर्स चाइना इज आल्सो हेल्पिंग। विदाउट चाइनाज हेल्प बांग्लादेश को इतनी मतलब वो होती ही नहीं, क्योंकि आप देखो यूनिस चाइना में भी गया, अगेंस्ट इंडिया के बारे में बोला एंड चाइना मतलब चाइना ही वहीं पे इन्वेस्ट कर रही है सबसे ज्यादा। उनकी आर्म्स डील्स भी 70 to 80% ऑफ आर्म्स डील्स जो बांग्लादेश की वो चाइना के साथ होती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश एक D8 नाम का ग्रुप का पार्ट है, डेवलपिंग 8 नाम का, जिसके दूसरे मेंबर्स हैं तुर्की, पाकिस्तान और दीज कंट्रीज लाइक जो पूरी तरह प्रो इंडिया नहीं है। एंड हसीना को हम फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन मेरे को काफी बार लगा है कि शेख हसीना उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को हर्ट किया है, क्योंकि डेवलपिंग 8 का अगर भाग है वो तो आई एग्री ऑलरेडी विद। तुर्की और पाकिस्तान को सपोर्ट करी थी। ये बात अलग है कि 2009 में जब वो आई उन्होंने काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स के कैंप्स को अटैक करने दिया। कोई बड़ी ग्रुप्स जैसे अल कैदा या आईसिस को इतना वो नहीं होने दिया, या हमारी एनआईए जैसी एजेंसीज को या हमारी अदर इंटेल एजेंसीज को अपने ऑपरेशंस करने दिए। लेकिन उसके अलावा उन्होंने चाइना को भी पूरा का पूरा सबमरीन बेस दे दिया अपना। 6 सबमरीन डॉक कर सकते हैं। सॉरी, मैं पूरा बताती हूँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सबमरीन बेस बांग्लादेश में है, जहाँ पे 6 सबमरीन डॉक कर सकते हैं। बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 सबमरीन है, वो भी चाइना के गिफ्टेड। तो बाकी 4 जो है वो भी चाइना के ही होंगे अगर जो आके डॉक करेंगे। एंड इट इज ओपनिंग राइट इनटू बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे
जहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का का रास्ता जाता है और चाइना अपना बीमेक बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना को कनेक्ट करता है वो वहीं से पास होता है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बांग्लादेश इतना ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इनकी जो ये प्रोवोकेशंस है स्टूडेंट ग्रुप्स की भी, आज जो हसनत अब्दुल्ला बोल रहा है, ये अभी 2 दिन पहले इन्हीं का एक क्या नाम था उसका, शरीफ ओस्मान हादी, उसके ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद अब इन लोगों ने जाके इट इज वेरी पॉसिबल कि इन्होंने खुद अपने वो स्टूडेंट लीडर पे अटैक करवाया हो और हमको इंडिया पे ब्लेम कर रहे हो। इट्स वेरी पॉसिबल, ताकि जो बांग्लादेश का सेंटिमेंट है वो एंटी इंडिया रहे। हम लोग इतने सारे बांग्लादेशी इसको वापस भेज भी रहे हैं। तो दीज रेडिकलाइज्ड पीपल प्लस द पीपल बीइंग सेंट बैक, वो तो हमारे हम्म। अगेंस्ट ही यूज होंगे। दैट रिमाइंड मी, मैंने 2 या 3 साल पुरानी बात है, 23 या 24 की बात है, हम्म। एक मध्य प्रदेश में एक गैंग को पकड़ा था हनी ट्रैपिंग के लिए। तो वहां पे यंग बांग्लादेशी लड़कियों को पकड़ा था वो चलाते हुए कि ये लोग स्पाइंग भी कर रहे हैं, हनी ट्रैपिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा दे आर इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ फ्लैश ट्रेड। तो जब डिग करना स्टार्ट किया, अपेरेंटली दैट दैट सिर्फ वो नेटवर्क में 4,000 बांग्लादेशीज थे, सिर्फ उस नेटवर्क में। एंड दे आर इनटू फ्लैश ट्रेड, एक्चुअल फ्लैश ट्रेड। और यही लड़कियां शायद घरों में आके रहती हैं, वो डोमेस्टिक हेल्प आके होती है या वर्कर्स होती है। ये तो सब लड़कियों का हुआ, जो बंदे आ रहे हैं इनके साथ। तो वो मुझे, यू नो, 4,000 गर्ल्स इनटू फ्लैश ट्रेड inside India from Bangladesh, that was shocking to me. So I have no doubt that Bangladesh as an entire entity वो पूरा हमारे अगेंस्ट यूज किया जाता है। इसका एक और एग्जांपल, you know, even before I start speaking about it, I think today is just the right day to speak on this issue, क्योंकि विजय दिवस 1971 में, है। yeah, it's Vijay Diwas and we did so much for them। उसका क्या नतीजा हुआ? आई थिंक हमने जब हमारी फोर्सेस ने जब वहां पे जाके इनको हेल्प की थी, हमने इनकी जगह नहीं ली, हमने इनके बॉर्डर को कुछ ये नहीं किया। फिर भी ये हमारे ऊपर इतने सालों से बोलते आ रहे हैं कि बॉर्डर में इश्यू है, बॉर्डर का इश्यू है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग लेविना, वो जगह हमारी थी है, और वो टेक्निकली इट्स आवर लैंड। या तो ट्रू ट्रू मुझे ट्रू लगता ट्रू। है कि वी शुड स्टॉप सेइंग कि अब हमारा नहीं, पाकिस्तान भी भारत है, बांग्लादेश भी भारत है। तो हमारी टेक्निकली हमारी जमीन है। मुझे लगता है कि भारत को ओपनली खुलकर एकदम ओन करना चाहिए इन सारी चीजों को। वी शुड स्टॉप सेइंग ऑल दीज थिंग। हमारा है, या वो था हमारा, इलीगली ऑक्यूपाई किया गया, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान। आई तो वाज ऑफ द ओपिनियन कि हमने इनको कंट्री क्यों बनाया, व्हाई डिड वी नॉट एब्जॉर्ब इट। और इसको एब्सोल्युटली। ठीक है, वहां पे रेडिकलाइज लोग थे, ठीक है, तो इनको एक स्पेशल ऑटोनोम रीजन डिक्लेयर कर देते जहां पे पूरे डेमोक्रेटिक लॉज लगते नहीं हैं। फ्यू और उसके इयर्स बाद और वहां पे डी रेडिकलाइजेशन सेंटर स्टार्ट करते या जो भी करते, उनको क्लेंस करते, वो एरिया क्लेंस करते, उसके बाद वो एरिया को आप एब्जॉर्ब अरे कर। आज भी आते तो वो आज भी है। अगर वो इलीगली घुसपैठ कर रहे हैं भारत में, ये सारे पूरे वेस्ट बंगाल में भी वही वोट डाल रहे हैं। अभी एसआईआर चल रहा है तो सारी पोल पट्टी खुल रही है। वैसे भी आई आई लिव इन दिल्ली, और मैं इतने सालों से सोशल वर्क और मीडिया में हूं, तो हमें पता है कि आप सरप्राइज, यू वर एक्सप्रेसिंग योर योर ओपिनियन, क्या यू फोर वर सरप्राइज। थाउजेंड वुमेन एग्जैक्टली, या बट हमें पता है, हमें तो, क्योंकि हम एनजीओ में भी मैं काम करती हूँ, हमारा एनजीओ है, और मैं मीडिया से भी जुड़ रही हूँ, तो हमें तो एक एक मोहल्ला, गली, नुक्कड़ एरिया में पता होता है कि कहाँ कहाँ पे किस कैटेगरी में महिलाएं किस चीज में इन्वॉल्व है। हमारे पास तो रियल टाइम डेटा होता है। तो ऑफ कोर्स जब सारी चीजें, इंफॉर्मेशन बाहर आती है, तो आपको बहुत ये सरप्राइज करती हैं चीजें। बट अगेन, अगर आज भी वो हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं, तो उस समय की सरकार ने, आई डोंट नो व्हाई, एटलीस्ट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसी को आपको थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए। तो जो आज हमारे लिए इतना बड़ा इशू बना हुआ है कि वो ओपनली जो इंसर्जेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने की बात बांग्लादेश की तरफ से हो रही है। दैट रिमाइंड मी ऑफ 2 important points हम्म। अबाउट सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली आके वहां पे सेटल करना स्टार्ट किया था समवेयर इन 2008। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सर के बारे में सबको पता है। 2008 से पहले सर ने हम्म। एक अपेरेंटली एक रिपोर्ट दी थी जो अभी इंटरनेट पे है, वो एक ब्लॉग में है कि सर ने क्या उसमें लिखा था।
सर ने बेसिकली लिखा था नेकलेसिंग ऑफ मेजर सिटीज। ये 2008 से पहले की बात है, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 20 years ago, राइट? तो उस टाइम पे सर ने लिखा था कि नेकलेसिंग ऑफ सिटीज मतलब बांग्लादेश से जो रेडिकलाइज्ड उस टाइम पे प्रीचर्स और प्रीचर्स के फॉलोअर्स को लेके आके इनको सिटीज के बाहर गेटोज बनाने के लिए स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया जा रहा था। एंड सर हैड फिगर्ड दिस आउट, एंड सर ने ये पुट अप किया था कि, एंड ही हैड स्पेसिफिकली गिवन इट एज कॉल्ड इट नेकलेसिंग, क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी। और इसका ये इनका इरादा क्या था कि जब आर्मी को कोई वॉर हो या कुछ हो तो इन लोगों ने हमारे जो फोर्सेस है उनको उनको लॉजिस्टिक कनेक्शंस इनकी डिस्ट्रॉय करना है, तो इसीलिए इनको सिटी के बाहर रखा जाता था। अब तो ये मतलब कैंट के डायरेक्ट बाहर आ गए हैं, जहां पे इंडियन फोर्सेस का कैंटोनमेंट है। एक वन, दूसरा, दीज पीपल वर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड इन दैट सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पे और जहां पे भी रिवराइन एरियाज हैं, जहां पे भी रिवर्स ज्यादा है, ये बांग्लादेशी आके सेटल करते थे। और जब फ्लड होता था तो फ्लड होने पे ये लोग क्लेम करते थे हमारा आधार चला गया। और कोलकाता, आई मीन बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज हैंड इन ग्लव विद दीज बांग्लादेशीज, इज नोन टू एवरीवन। तो वही मौका देख के वो लोग भी इनको आधार कार्ड पकड़ा देते थे। उसके बाद अभी लाल मनर हाट वाला इशू हुआ। लाल मनर हाट, वही लाल मनर हाट बिकॉज ये चाइना का जो याडोंग काउंटी है उससे बहुत पास है, तो मतलब सबसे पास उनका वो आता है कि भूटान और सिक्किम के उधर से ऐसे आता है। और ये लालमोनेर हाट, इस बेस को एक्टिव करने के लिए यूनस ने ही जाके चाइना में इस साल अप्रैल या मार्च में इन लोगों से, चाइनीज लोगों से अप्रोच किया। और चाइनीज भी इतने फास्ट है ना, वो लोग आके सर्वे करके गए एंड दे वर हैप्पी। और यूनस ने उनको बोला 5 एयरफील्ड एक्टिवेट करने को, जो वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद डीएक्टिवेट हो गए थे। 5 एयरफील्ड, लालमोनेर हाट उनमें से सिर्फ एक है। So when it comes to Siliguri corridor, we are ready for conventional war. But why have a conventional war at all? We are a progressing country. Any conventional war will stall us mildly as a reality. ऊपर से चाइना इनको हेल्प कर रही है। बांग्लादेश, मेरे को सबसे ज्यादा डर इनकी नॉर्थ ईस्ट के कनेक्शन का है, बिकॉज जो जेईएम है, एलईटी है, दे आर सो वेल मॉनिटर्ड। हमको पता है उनके कौन से प्रीचर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी एजेंसीज ने, एक ऐसा भी टाइम था जब बांग्लादेश में डायरेक्ट जाके उठाते थे, उनको लेके यहाँ पे लेके आके सब ठीक करते, आई मीन नो whatever questioning and all that used to happen, and Bangladesh's government was okay with it. बट नाउ द थिंग इज कि ये जो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, उनको हमेशा हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आप देखें, एक किड ग्लव्स के साथ ही उनको ट्रीट करती है। जब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स की बात आती है, इनफैक्ट उनको टेररिस्ट ग्रुप्स भी नहीं बोला जाता है, उनको मीडिया में भी प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स बोला जाता है। बैंड है, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है। वो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हमारे इंडियन आर्मी पे अटैक हुआ था जो 2016 में, और हमारे इतने सारे सोल्जर्स मरे थे। उसके बाद भी हुए, बट वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स। और उसके बाद जाके वो म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, राइट? इंडियन आर्मी एसएफ ऑपरेटर्स वेंट एंड कैरिड आउट the one of the first major surgical strikes after BJP took over. लेकिन उनको अब भी इंसर्जेंट बोलते हैं, उनको अब भी हम टेररिस्ट बोलने से कतराते हैं। यही पहले होता था कश्मीर में। कश्मीर की सिचुएशन 2019 के बाद अब कोई उनको इंसर्जेंट नहीं बोलता, कोई उनको कारपेंटर का बेटा नहीं बोलता, ना कोई उनको सिंपथाइज करता है। वही चीज वहां भी बहुत ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है अब कश्मीर में चीजें। नॉर्थ ईस्ट में वो अभी हुआ नहीं है, और बहुत स्लो है हर चीज। जैसे मणिपुर का जो इश्यू भी है, वहां की वहां का जो सॉल्यूशन जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, इतना स्लो क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। वहां पे मैं बताती हूँ, जब मणिपुर में सीबीआई एंड एनआईए एंड ये सब एजेंसी जाके अपना काम करने की कोशिश कर रही थी, वहां के जो लोकल लेडीज ग्रुप्स हैं, दे वुड नॉट लेट दीज एजेंसीज वर्क एंड दे हैड टू बैक आउट। मैंने कहा ये सही है यार, ये कैसे हम अलाउ कर सकते हैं? So all this is connected to Bangladesh and of course China. China would always be more than happy to use a proxy like Bangladesh and Pakistan to keep us busy in Northeast. जी।
अच्छा, लेविना, मैं एक बात जो बार-बार मेरे मन में हमेशा सवाल आती है व्हेनेवर वी डिस्कस बांग्लादेश एंड दिस ऑनगोइंग इश्यू बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया ने हिस्टोरिकली बांग्लादेश को मैक्सिमम डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है। 1971 से लेकर ट्रेड हो या फिर हम ट्रांजिट की बात करें, वाटर शेयरिंग की बात करें, उसके बाद ये हॉस्टाइल बिहेवियर कैसे हो गया? जस्ट बिकॉज़ इंडिया एक हिंदू देश है और वो हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जो एक एक इन्हेरेंट नफ़रत है, उसके चलते या इसके पीछे और भी कुछ आप कारण देखती हैं? आई इवन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हमने 93 मतलब बांग्लादेश तो छोड़ो, मैं हमने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को जब वहां पर वापस दिया, हमने अपने 15 या 20 जो पीओडब्ल्यूज थे उनको वापस क्यों नहीं लिया? या हाउ डिड यू नो हाउ डिड पाकिस्तान एंड अप विद दैट वाटर ट्रीटी? हाउ डिड बांग्लादेश एंड अप विद दीज वाटर ट्रीटीज? इनकी एनक्लेव्स, हमारी बाउंड्रीज तो अभी अभी जाके नीट हुई हैं, अभी जाके ये हुई हैं। इसी तरीके से आई डोंट नो इफ इट इज अ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया। एक और एग्जांपल देती हूँ, श्रीलंका जो हमारे बिल्कुल बाजू में है, जहाँ पे हमें पता है चाइना हमेशा इन्फ्लुएंस करेगी, इफ नॉट चाइना इट वुड बी द वेस्ट, क्योंकि उनके वैसे भी बेसिस इस एरिया में है, इंडियन ओशन रीजन में। हमने उनके साथ कोई मेजर डिफेंस पैक्ट ही नहीं किया था। तो हम लोग ऐसे ही, मेरे को लगता है जब हसीना की गवर्नमेंट थी, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू यू नो ये इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, ये शायद हमारी वो पॉलिसीज में कि ब्यूरोक्रेसी में है कि करप्शन में है, क्या है एग्जैक्टली आई डू नॉट नो, बट वी हैव बीन लाइक हम लोग इतने लीनियंट रहे हैं, क्यों रहे मुझे भी समझ में नहीं आता है। दैट इज अ क्वेश्चन, इट्स अ स्टिल बिग क्वेश्चन मार्क। और जैसे मैं मणिपुर का एग्जांपल देती हूँ, मणिपुर में प्रॉब्लम्स होने वाली थी, सबको पता था, एजेंसीज को पता। आप मैंने खुद एक आर्टिकल लिखा है नवंबर 2023 में, नहीं 2022 में लिखा था कि इंटरनल दिस थिंग इज ब्रूइंग इन नॉर्थ ईस्ट, और उसमें ड्रग माफिया और जो मणिपुर में कितना ड्रग का इश्यू था, उस टाइम पे की बात है कि हमारे जो असम राइफल्स और वो सब ड्रोन्स के साथ मैप कर रहे थे इनका, आपकी जो पॉपी कल्टीवेशन है, इनका ड्रोन का बैटरी खत्म हो गया। इतनी ज्यादा बड़ी पॉपी कल्टीवेशन थी, मतलब हिल्स में है तो हमेशा ये लोग जाके पेट्रोल नहीं कर पाते थे। ये उस टाइम की बात है। तो एंड एवरीवन न्यू समथिंग इज कमिंग अप, एंड लाइक आई सेड, पहले ड्रग्स होते हैं, फिर उसके बाद वेपन्स आती हैं, फिर टेररिज्म। सो इट हैड टू हैपन, एंड मणिपुर वाज कोई, लेकिन हम लोग बहुत स्लो थे। आई डोंट नो व्हाट इज इट, रॉन्ग काइंड ऑफ पॉलिसीज, इज इट करप्शन? करप्शन तो है, करप्शन तो डेफिनेटली है, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे है, पॉलिटिकल लेवल पे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, बट स्टिल मेरे को लगता है चीजें बेटर हो रही हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इतनी प्रेजेंस बढ़ गई है, वहां पे थोड़े रोड्स बेटर हो गए हैं, इंफ्रा बेटर बट होने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट इज एक्चुअली मेकिंग हेडलाइंस इन मेनलैंड इंडियाज मीडिया, मींस हो रहा है ऐसे। मेरे को केरला का भी पहले लगता था बट नहीं, आप बिल्कुल बोल रही हैं, लेकिन वाई का रीजन मेरे को बिल्कुल नहीं पता अभी भी। मैं बताती हूँ। इसके पीछे देखिए, ये तो अनडाउटेडली इसमें कोई कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो भारत को लेकर नफ़रत है, जस्ट बिकॉज़ भारत इज़ अ हिंदू लैंड और यहाँ पर हिंदू हैं, और जो ग़ज़वा हिंद वाला जो इनका एक नैरेटिव है, वो पाकिस्तान से ही यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में आया। और हमें कहने में इस बात में कोई एतराज़ नहीं कि बांग्लादेश हैज़ बिकम ईस्ट पाकिस्तान अगेन। वंस तो अगेन, वो एग्ज़ैक्टली। और ऑल्सो जो हम शेख हसीना की भी बात करें तो कहीं न कहीं 71 के बाद और जब तक उसके बाद जब शेख हसीना आई हैं और अब तक वो उस रेडिकलाइज़्ड माइंडसेट को और उन एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में असफल रही हैं। पैरेलली वो सारी चीज़ें चलती रहीं। कुछ लोगों को जेल में उठा के डाला गया, लेकिन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहाँ पर पनप रहा वो था एक्चुअली तभी से। शेख हसीना भी ना पूरी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी। उन्होंने हुँ, भी जैसे आइसिस, सॉरी आइसिस कह रही हूँ, जो आइज़ लश्कर के जो लश्कर। प्रॉक्सीज हैं, हुँ। उनको यूटिलाइज किया है, क्योंकि फाइनली इट्स एग्ज़ैक्टली, अ, मैं वही बोल रही हूँ। बिकॉज तो या एक तरफ वोट इज, भारत से वो पूरा डिप्लोमैटिक एडवांटेज ले रही थी, दूसरी तरफ वो इन लोगों को भी कहीं न कहीं सॉफ्टली उनको सपोर्ट आगे कर रही बढ़ा थी, रही और वही जाके इनके अगेंस्ट फाइनली वर्क किया है। वो अलग बात है कि
इंडिया को जो अंदर चाहिए थे उन्होंने उनको नहीं निकाला, लेकिन जो पाकिस्तान को हेल्प कर रहे थे उनकी इन्होंने मदद की है। यही मैं बोल रही थी कि तुर्की और पाकिस्तान, तुर्की की प्रेजेंस कितनी बढ़ गई है बांग्लादेश में। इन्होंने पिछले अभी हम तुर्की की बात करते हैं, लेकिन जब शेख हसीना थी 2021 से आप देखना, हर साल तुर्की ने एक मेजर डिफेंस डील की है इनके साथ। इनकी बेरख्तार TB2 और ये सब तब यूनुस जब आया तब हमने बोलना स्टार्ट किया इसके बारे में। बट हर साल पिछले 4 साल से लगा, उस टाइम पे तो शेख हसीना थी, उन्होंने ही साइन किए है ना। एंड दिस इज व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉलिसी कि मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है हम लोग को स्ट्रांगली उनको डिसएग्री करके वी शुड हैव गॉटन रिड ऑफ दिस वेरी लॉन्ग अगो। हम लोग ऑलमोस्ट ये 4 साल डिलेड डिस्कशन है ये हमारा। True, true. I agree I with you mean, on this. I'm sorry, I might be sounding pessimistic, but मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारी एजेंसीज अच्छा काम नहीं कर रही हैं, गवर्नमेंट शायद कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम एक तो डेमोक्रेटिक है। मेरे को उससे बहुत ज्यादा वो है कि हम लोग डेमोक्रेसी में ना Exactly. हमारे लोग बहुत स्लो हो जाते हैं। डेमोक्रेसी लाइक यूएस, वो व्हेन इट कम्स टू देयर इंटरेस्ट वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कहीं नहीं पे कोई करते हैं। नजर नहीं आता दूसरे को, तो वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्री प्रेस सब कुछ लेक्चर देते हैं, लेकिन टेक्निकली उनके यहाँ सारा कुछ नहीं कंट्रोल्ड है। होता। मीडिया, True. फिल्म, नैरेटिव, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट। लेकिन इसी से मैं लेविना एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि हम इस सारी चीजों की बात करें कि भारत की तरफ से जो कमियां हैं उसको लेकर, जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब उसके साथ साथ जो रेड लाइंस हैं उसको भी डिफाइन करने की जरूरत आ गई है? रेड लाइंस डिफेंड करने की यानी डिफाइन आई डिफाइन डिफाइन। हाँ कि हाँ मतलब इसके आगे क्रॉस करोगे। हाँ जी। आई थिंक सो क्योंकि हमने हमारे जितने भी नेबर्स हैं, नेपाल ले लो, भूटान ले लो, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, शायद मॉरिशस फिर भी हमारे इसमें कंट्रोल में बहुत अच्छे से है, क्योंकि वहां पे अभी भी इंडियन NSA ही है। इंडिया के RNDW या हमारे स्ट्रॉन्ग कोई ऑफिसर्स ही वहां पे NSA हैं। बट यस, ऑल दीज कंट्रीज, एक तो इन सब में चाइना की इन्वेस्टमेंट, सब में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा वेस्ट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारे लिए इसमें कितनी जगह बाकी है? तो अगर ये लोग हमको स्पेस नहीं प्रोवाइड करते, मैं फिर भी ये आई वंस अगेन वांट टू रीइटरेट इवन बिफोर आई कंटिन्यू कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं। जैसे नेपाल के इलेक्शंस, माय गॉड, इंडिया एंड चाइना हैज फॉट बिल्कुल टूथ एंड नेल, और ये 2018 से चल रहा था, इसीलिए नेपाल के इतने सारे इलेक्शंस हुए। फिर भी प्रॉब्लम ये है कि नेपाल में जब से वो किंग गिरे, किंग की पूरी उनकी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टीज आई, वी लॉस्ट 20 years उसके बीच में। तो उसका इम्पैक्ट है। आज आप नेपाली से बात करो, दे आर लाइक अभी भी हमने नेपालीज, आई एम सॉरी टू आवर नेपाली ब्रदर्स हु हैव बीन गुड टू अस, बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि बहुत सारे नेपालीज आज डुअल सिटीजन हैं और उसको मिस यूज करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2023 और 2024 से कंटिन्यूसली न्यूज आ रही है कि नेपाली ये पासपोर्ट, नेपाली जो पासपोर्ट है वो चाइनीज लोगों ने ले ली थी। ठीक है, ये नेपाल के पुलिस ने ही अरेस्ट किया है एक चाइनीज को विद नेपाली आइडेंटिटी कार्ड। और अगर ऐसे लोग इंडिया में आते हैं और लेट्स अज्यूम कि वो रिक्रूट हो जाते हैं, नॉट दैट वी डोंट वेट देम, बट लेट्स से कहीं से वो ऊपर आते हैं और हमारे आर्मी में या दूसरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कहीं अपना हिस्सा बना लेते हैं, एक भी ऐसा इंसान आया, इट इज अ ह्यूज लॉस टू अस। दैट इज नेपाल। भूटान में यही प्रॉब्लम है। वी हैव बांग्लादेश इज अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। यहाँ हम, इट इज लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, और वही चीजें हमारी चारों ओर, त्रिपुरा, मेघालय, इस साइड वेस्ट बंगाल, हम वो जो हेल्पलेसनेस है ना हमारी, कि हम लोग ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ये हमारे सामने हो रही है, दैट हर्ट्स। एंड इसीलिए जो आप जो रेड लाइंस की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही वेल डिफाइंड होने चाहिए, एंड वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। लेट्स से कल, गॉड फॉरबिड, कोई और गवर्नमेंट आ जाए,
इन्होंने पॉलिसी बनाई, इस गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, उस गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज होना चाहिए कि ये रेड लाइंस हैं। वहां पे पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए कि नहीं इससे पहले वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, हम लीनियंसी दिखाएंगे। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन वॉर फुटिंग, नेशनल कैरेक्टर हमारा बहुत स्ट्रांग करना। आई थिंक वो जो था ना कि सिनेमाज में हमारे नेशनल एंथम को बजाया जा रहा था, all this is a way of building the national character. People should understand and should, हमको हमारे राइट्स का बहुत अच्छे से पता है, ड्यूटीज को कोई फॉलो नहीं करता। तो रेड लाइंस तो बिल्कुल हमारे जो नेबर्स हैं, स्पेशली लाइक बांग्लादेश, दे आर ओपनली, उनकी गवर्नमेंट ओपनली बोलती है, दे प्रोड्यूस, एंड हसीना के टाइम पे भी सॉरी वो बोलते नहीं होंगे लेकिन तब भी करते यही थे। नहीं नहीं, तब भी बोलते थे। तब ये है कि हम इतनी खुलकर चीजें नहीं हुई थी, शेख हसीना का खुद का आउस्टर नहीं हुआ था, इसलिए वो सारी चीजें हो रही थी। और वो देखिए क्रिकेट हो या उस पे, क्योंकि हम मीडिया में सारी चीजें कवर करते हैं। आई रिमेम्बर कि क्रिकेट में जब भी बांग्लादेश और भारत आमने सामने होते थे, तो बांग्लादेशी जो समर्थक हैं या फिर जो आम लोग हैं, उनको हमने देखा है कि भारत को लेकर वो जहर उगलते थे, और ऐसी रिपोर्ट्स लगातार आती थी। और ये कई सालों से विजिबल था थ्रू सोशल मीडिया कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि हम लोग लगातार इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते, रिपोर्ट करते, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश में चीजें कई सालों से उभर रही थी और हमारे यहाँ इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। और मैं इस बात को बहुत सालों से उठा रही हूँ कि वाई एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आर इंक्रीजिंग इन बांग्लादेश और नेपाल। और अब हमने आकर देख लिया कि क्या हालात हो चुके हैं। ट्रू, मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ, सवाल ये करना चाह रही थी, हाँ सॉरी, लेविना, कि हम जो चीजें हमारे खिलाफ हो रही होती हैं, हमारे यहाँ हमारी सरकार को समझ में क्यों नहीं आता कि अगर बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव या सेंटिमेंट बढ़ रहा है, नेपाल में बढ़ रहा है, तो हमें उसके लिए कुछ काउंटर एक पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, हमें उस पर वर्क करना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होता था। आई यूज्ड टू डिस्कस ऑन यूट्यूब के व्हाई इट्स हैपनिंग, नोवेयर इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, व्हाई इट्स हैपनिंग। इसका ना एक ये है कि इनकी फंडिंग कहाँ से आती है। मैं आपको बताती हूँ, एक सर्वे के हिसाब से अमेरिका का जो खुद का अपना मीडिया हाउसेस है, उनमें सबसे ज्यादा फंडिंग चाइना से आती है। वो अमेरिका का हाल है। इंडिया का तो आप हाल समझ ही सकते हो। यहाँ पे हमारे एक डिफेंस जर्नलिस्ट को पकड़ा गया था स्पाइंग फॉर चाइना, एंड दैट हैपेंड जस्ट 2-3 years ago, and he is just one of them. He is just one of them. यहाँ लोग बिकने के लिए रेडी हैं। एंड मेरा मतलब ये है कि चाइना की एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी ओपनली ये सब करती है, इंडल्ज करती है। मैं जो हमारे दिल्ली में ही आपको पता होगा वो स्कैम चल रहा था कि बैंक अकाउंट्स को के थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनके बैंक अकाउंट्स को यूज किया जा रहा था फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। Then the agencies carried out massive crackdown. Finally, they all were ending in Chinese lottery and Chinese citizens and यही सब। और ये सब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। So it is, there is funding coming. इसीलिए एक तो पहले कोई कुछ बोलना चाहे भी तो चाइना उनको साइलेंस करा देती है। हमारे पास अभी भी हम लोग फेक न्यूज को डायरेक्टली काउंटर करने का एक प्रॉपर रूल नहीं है, you know. Also, लेविना, मोर देन दैट, वो तो एक सिस्टम चल ही रहा है, लेकिन हमें फिक्र भी नहीं होती कि हमारे अड़ोस पड़ोस दुनिया में जो विरोधी ताकत है वो हमारे बारे में क्या करे। वी आर सो बिजी विद हिंदू मुसलमान का डिबेट, मुर्गा बकरा वाला डिबेट। मेरे को लगता है ये इंटेंशनली दबाया जाता है। एक तो टीआरपी इज वन ऑफ द इश्यूज, आजकल all these news channels have taken over the soap operas. Unfortunately, I'm part of that debate, but I'm sorry. No, I don't mean it that way. I believe we intentionally mention and accept it that these debates not going to help us. We should नहीं, focus मुझे on नहीं लगता कि ये मीडियाज, दो रीजन है, टीआरपी इज वन ऑफ देम, another is they are intentionally asked to silence. मतलब जब मई थर्ड को मैं बताती हूँ 2023 में जब मणिपुर में इश्यू हो रहा था, इंडियन मीडिया वाज साइलेंट।
May 3, May 4, 5, 6 को इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया मणिपुर में, हर जगह ये होने लगा। इनफैक्ट मेरी कॉम ने एक ट्वीट भी किया कि आप लोग इसको कवर कीजिए। तब भी इंडियन मीडिया नहीं गई, इंडियन मीडिया आई फिर गई रिमेम्बर, है यस। अगस्त में, ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद। तब तक तो क्या क्या हो चुका था। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अर्ली 2000s में एक एक्स CIA एजेंट हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक फॉर्सेथ, वो ऑथर हैं। ही इज रिलेटेड टू वन ऑफ द स्पाई एजेंसीज ऑफ अमेरिका। उन्होंने बोला था केरला इज अ टिकिंग बॉम्ब। अर्ली 2000s की बात है। तब केरला को कोई बात भी नहीं करता था। वो अलग बात है कि उसी टाइम पर ISRO के नंबी नारायणन को केरला से अरेस्ट किया गया। ISRO ऑलमोस्ट 10 years पुश बैक, उसको उसकी वजह से धक्का लगा। ऑफ कोर्स ISRO केम आउट लाइक अ फीनिक्स एंड इज डूइंग सो वेल। बट ये सब हम लोग ये सब रोक सकते थे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारी इंडियन मीडिया बहुत स्ट्रांगली चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। आई मीन आप पाकिस्तान को बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज चाइना चैनलिंग इट्स मनी थ्रू पाकिस्तान, थ्रू बांग्लादेश, थ्रू अदर कंट्रीज, एंड इट कम्स इनटू, जैसे आर्म्स एंड ड्रग्स एंड वेपन्स की जो सप्लाई जो होती है, ये कंट्रीज शायद पाकिस्तान करती होगी, ISI करती होगी, वो करते फाइनली चाइना के लिए हैं। आप यहाँ से वही मैं कह रही थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में चाइना एंड पाकिस्तान का मिली जुली भगत है। नेपाल में भी आप जानते हैं ISI की कितनी प्रेजेंस है, इसीलिए जो आप हमारी हाईजैक हुई थी IC-814 वो नेपाल से हुई थी। और उसके बाद मैं पिछले 2 साल पहले सिंगापुर के इंटरपोल ने अलर्ट भेजा, नेपाल इज नॉट एसोसिएटेड विद टेररिज्म। वहां पे ISI फंक्शन करती है, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप्स का प्रेजेंस, ऐसे टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुई हैं। तो सिंगापुर के इंटरपोल ने एक वार्निंग भेजी कि नेपाल का पुलिस वाला मलेशिया जाके आइसिस ग्रुप के साथ मिलता है। वो एक पुलिस वाले के बारे में, ठीक है। एंड इंडियन एजेंसीज वेंट ऑन हाई अलर्ट, क्योंकि नेपाल में इससे पहले ऐसा कुछ सुना नहीं है। तो यू कैन इमेजिन, जैसे मैं बिलीव करती हूँ, एक कॉकरोच अगर दिखा है घर में, तो मतलब 250 कॉकरोचेस आर हाइडिंग बिहाइंड इट। एब्सोल्युटली, ये इट बिल्कुल इज द ट्रू है। सेम थिंग फॉर टेररिस्ट, एंड इफ इट इज फॉर नेपाल। बांग्लादेश में क्या हाल है, वो रेडिकलाइज मेंटालिटी वो खत्म करने का इंडिया के पास एक ही तरीका है कि इसको पहले एब्जॉर्ब करो, फिर वहां पे उसको एक ऑटोनोमस नॉन डेमोक्रेटिक रीजन डिक्लेयर करके उसको क्लेंस करो, तभी हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट सेव कर सकते हैं। फिर एक तरीका है कि हम रखाइन स्टेट में जाएं। चिटागोंग जो बांग्लादेश का चिटागोंग एरिया जो है, वो उसका सबसे नैरोएस्ट पार्ट के थ्रू गुजरता है। तो अगर हमारे पास चिकन नेक है, तो बांग्लादेश का अपना चिकन नेक भी है, जहाँ पे वो बहुत नैरो हो जाता है। उसके बाद जो रखाइन स्टेट आती है, वहां से आपने सुना होगा काफी बार ये म्यांमारी रिबेल फोर्सेस बांग्लादेश में अंदर आके जी, प्रॉब्लम जी, जी। क्रिएट करते हैं। अभी हम बीते लोग महीनों में इंडिया ने चलती आ अप्रोच भी किया था उन ग्रुप्स को। सो जी। हाउ सक्सेसफुल वी आर, वी डोंट नो, वी ओनली नो व्हाट इज कमिंग आउट, और वी शुड ओनली बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज कमिंग आउट इज द रियलिटी। वरना अगर मैं और आप भी कुछ बोलते हैं तो पीपल विल नॉट बिलीव। सो व्हाट इज देयर आउट फॉर एवरीवन टू रीड, तो उसके हिसाब से वी आर इन्फ्लुएंस इवन द रखाइन स्टेट। और उससे इसीलिए जो अरसा है, अरकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, ये टेररिस्ट ग्रुप है जो लश्कर तैयबा पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड है, म्यांमार में वर्क करती है। इनका एक रिसेंटली एक गैदरिंग हुआ था, उसमें बांग्लादेशी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, म्यांमार के ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। तो ये बांग्लादेश म्यांमार, ये जो पूरा बेल्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट की ओर है, के चारों ओर है, वो पूरा एरिया हमको क्लेंस करना पड़ेगा, एंड इट्स अ ह्यूज टास्क। म्यांमार मेरे को लगता है फिर भी हम लोग, बिकॉज हमारी इतनी वो नहीं है, वहां पे हम लोग जाके सर्जिकल स्ट्राइक, यही सर्जिकल स्ट्राइक हम PLA मणिपुर के अगेंस्ट बांग्लादेश में भी कर सकते थे, हमने नहीं किया। आप जो बता रहे थे ना, जो वो सॉफ्ट कॉर्नर बांग्लादेश के लिए, इट इज सो ट्रू। वी हैव रिपीटेडली प्रूवन आवरसेल्फ कि मतलब हम लोग बेवकूफियां कर रहे थे इनको इतनी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के। अभी भी हमने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया बांग्लादेश के एंड नॉट अगेंस्ट। ओनली विद बांग्लादेश, बट हमने ये पाकिस्तान के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया, उसकी वजह से ही हमारा ये हाल है। अगर आपने सोचिए 1947 में भारत आजाद हुआ,
पाकिस्तान बन गया, उसके जस्ट बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर कबायलियों के बेस में पाकिस्तान आर्मी घुसी, और हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमने फिर वही उनके साथ वही समझौता, ये समझौता, उसमें भी हमने अपनी कोई शर्त मनवाई ही नहीं, जितने भी उसके बाद उन्होंने हमारे उनसे समझौते हुए, हमले हुए, उसके बाद सारी चीजें भारत ने ये लोग तो जब मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर ट्रेड हुआ करते थे हमारे। बिल्कुल, और ट्रेड भी पाकिस्तान ने खुद बंद की इमरान खान के वक्त में। हमने तो उनको फिर भी तो ये हमारा रवैया है। हम तो हमारे लोगों को भी एक्चुअली अब समझ में आया है, बिकॉज ऑफ दिस मीडिया डिबेट्स एंड ओपन डिस्कशंस, कि हाँ, दैट्स ट्रू। पाकिस्तान क्या सोचता है हमारे बारे में। अदरवाइज आप पीपल यूज्ड टू बिलीव वी आर वन एंड वी आर दिस एंड इट दैट, इज तभी वेरी तो ट्रू, एक इट हुआ इज वेरी करते ट्रू। थे। दे आर आवर ये मैंने पीपल, अपना हमें पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जब पाकिस्तानीज के साथ इंटरेक्ट करती थी, दे यूज्ड टू ऑलवेज ब्रिंग अप द कश्मीर इशू। मेरे को इरिटेशन होती थी, और मैं पहले पहले इरिटेशन होती थी। फिर हमारे पीएम ने जब बलूचिस्तान को इतने ओपनली मेंशन किया, तब से जब भी पाकिस्तानी कोई कश्मीर के बारे में बोलता है, मैं उनको बलूचिस्तान के बारे में याद दिलाने लगी। अब तो हम लोग कंप्लीटली कवर भी करते हैं बालूचिस्तान को एवरी डे बेसिस पे। एवरीवन फ्रॉम इंडिया डज इट, बट वी शुड हैव बीन डूइंग दिस सिंस 1970s, यू नो। हम तो ये मान जब भी सकते हैं यहाँ मैंने पे सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ, बट जनता को किसने रोका है कि बलूचिस्तान को लेकर भारत कोई बहुत एक ड्रास्टिक पॉलिसी नहीं अपना सकता? लेकिन हमें तो नहीं हमको रोका ना। काफी इग्नोरेंस थी, पता है। मैं जैसे पाकिस्तानी मैं से वही बात बोल रही करती हूँ। हूँ, हाँ, कि जैसे केरला के बारे में उनको पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होती है। या उनको मैं कोई भी पुराना इश्यू बताती हूँ, जैसे 1962 वॉर हुआ। इवन द चाइनीज, दे हैव सच आई टेल गुड यू व्हाई, ग्रास्प। व्हाट इज द रीजन, सी आईएसपीआर जो है, ये सिस्टमैटिकली एक एक चीज को पढ़ाता सिखाता है, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे पिक करता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनको पूरे सिस्टम में बैठाया जाता है, जर्नलिस्ट, कमेंटेटर्स, फौज में, यहाँ वहाँ, यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिया और सारी जगह। तो ये जो आइडियोलॉजी है वो एंटी इंडिया उनके अंदर बैठाई जाती है सिस्टमैटिकली, और हम इन सारी चीजों पे काम ही नहीं करते हैं। तो वो बहुत और सिस्टमैटिकली काम करते हैं और बताते हैं कि चाहे उनका सिलेबस हो, जो मुतालिब पाकिस्तान है उसमें वो इंडिया के खिलाफ नफरत, तो उनके अंदर कश्मीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत, एंटी इंडिया, ये सब हर बच्चे को पता होता है। और हम इन सारी चीजों पे बात ही नहीं करते। वी आर बिजी, यू नो वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, और हम तो ये कमा लेते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं। तारिक अंकल यूज्ड टू से कि बस इंडियंस को मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अच्छा पढ़ने आए, ये डिग्री ले लो, एक अपार्टमेंट हो गया, अब दूसरा अपार्टमेंट ले लो, इसको ये इन्वेस्ट कर दो। उसके अलावा उनको पता ही नहीं होता कि उनके देश के खिलाफ क्या चल रहा है, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। सो सॉरी, आई एम ट्रू। टेकिंग टू इट मच। नो नो प्लीज। नो, आई एग्री। क्योंकि जब से मैंने बालूचिस्तान को मेंशन करना स्टार्ट किया, पाकिस्तानी ने कश्मीर को मेंशन करना बंद कर दिया। आई गुड। अंडरस्टूड। सो मैं बालूचिस्तान बोलूंगी तो उसके पास दे डू नॉट हैव अ काउंटर, क्योंकि उन्होंने और वहां पे हमारे यहाँ गलतियां तो की हैं। किसी को पता ही नहीं था बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। ट्रू, ट्रू। एंड दिस डिस्पाइट बलूचीज हैविंग सच स्ट्रॉन्ग, वो लोग काफी फेवर करते हैं हमको, हमारे लिए। एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, इवन महात्मा गांधी को उन लोगों ने बोला था कि आपने हमारे साथ धोखा किया। एंड बिल्कुल, सो ट्रू। उन्होंने बोला था कि हमें आपने छोड़ दिया। Yeah, we क्योंकि time for कितनी सारी us to bring up such things in Bangladesh also. ब्लंडर्स हमारे देश ने की है। बांग्लादेश, बलूचिस्तान, आपका बॉर्डर हमारे साथ नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। पाकिस्तान हैदराबाद लेने के लिए तैयार था, वहां से लेके वहां पे, आपको बलूचिस्तान में जाने में इतनी दिक्कत आ रही थी। खैर, ये दुख तो कभी भी खत्म होगा, क्योंकि हमारी देश, अब हम ये कह सकते हैं कि जो आज की सरकार है, एटलीस्ट उससे उम्मीद कर सकते हैं एक बदलाव की। उसके पहले तो लोगों को इन मुद्दों के बारे में जानकारी ही नहीं थी, चर्चा ही नहीं होती थी। आज काम हो रहा है, सरकार बदल रही है, और इतने सालों से जो ब्लंडर्स हैं, जो सिस्टम, उसको बनाने में भी समय लगेगा। बांग्लादेश के साथ या फिर नेपाल के साथ हम बॉर्डर की बात करें, पोरस बॉर्डर, हर तरफ सरकार काम करने की कोशिश कर रही है, बॉर्डर को सिक्योर किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि और पॉलिसीज में भी थोड़ा बदलाव किया जाए, ताकि हम और ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा आगे बढ़ सकें। लेकिन अब बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। I enjoyed the discussion. Jai Hind. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।